नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ एस सुमन। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन चैप्टर। इससे पहले हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। वो अपना पहला चैप्टर था वन डायमेंशनल मोशन के ऊपर। ये टू डायमेंशनल मोशन है। ये हमारा दूसरा चैप्टर है नीट 2025 सीरीज का। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं मोशन इन ए प्लेन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्केलर, देन वेक्टर। तो वेक्टर याद रखिएगा, पूरे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि वो हर चैप्टर में यूज होगा, या तो क्वेश्चन में या फिर कॉन्सेप्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्केलर से। स्केलर्स। तो स्केलर्स क्या है? स्केलर्स है फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड होता है, वो डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अपना मास है, टेम्परेचर है, टाइम है, इनके पास क्या है? अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। उनको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। तो लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज having only magnitude, नो डायरेक्शन। ठीक है, तो इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक सिंगल नंबर, उसके साथ उनका प्रॉपर यूनिट। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई डायरेक्शन तो है नहीं। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट कैन बी स्पेसिफाइड एज सिंगल नंबर with प्रॉपर यूनिट। इनके एग्जांपल्स क्या है? मास, टाइम, टेम्परेचर, इस तरह के। तो मास का एग्जांपल जैसे देते हैं 5 kg। तो 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। kg क्या है? इसका यूनिट है। टाइम क्या है? लेते हैं 2 सेकेंड। 2 क्या है? मैग्नीट्यूड है। सेकेंड क्या है? इसका यूनिट है। टेम्परेचर 5 केल्विन। 5 क्या है? मैग्नीट्यूड, देन केल्विन इज यूनिट। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या? स्केलर्स। देन वेक्टर के बारे में जानते हैं। देन कम्स वेक्टर्स। स्केलर्स क्या थे? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था। तो वेक्टर क्या है? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है। तो लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज having both magnitude and direction। इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं वेक्टर के डेफिनेशन में। क्या? इट फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट किया था? सिंगल नंबर, उसके साथ उसका प्रॉपर यूनिट। वेक्टर के पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर, उसके साथ उसका यूनिट, देन उसके साथ उसका डायरेक्शन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट कैन बी स्पेसिफाइड एज सिंगल नंबर with unit and direction। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सब क्या है? वेक्टर के एग्जांपल्स हैं। तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है जानते हैं? स्केलर्स, वेक्टर्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? अपने को पता है स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर के पास सिर्फ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट है। स्केलर्स क्या है? पॉइंट 1।
हैव ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है? हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है? क्योंकि स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो चेंज कब होगा? जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा। पर वेक्टर के पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो वो कब चेंज होगा? जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा या फिर डायरेक्शन चेंज होगा या फिर दोनों चेंज होंगे। तो लिखते हैं सेकेंड पॉइंट, द चेंज when their magnitude changes। वेक्टर कब चेंज होगा? the changes when their magnitude change। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ चेंजेस। ठीक है, तब वेक्टर चेंज होगा। देन थर्ड पॉइंट क्या है? स्केलर जो अपने पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड स्केलर के पास, तो उसको ऐड जब करते हैं हम ऑर्डिनरी अलजेब्रिक लॉ को यूज करते हैं। पर वेक्टर क्या करता है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? Scalars can be added using ordinary law of algebra। और वेक्टर क्या है? वेक्टर can be added only using laws of vector addition। ठीक है, ये हो गया अपना स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस। देन वेक्टर के बारे में ज़्यादा जानते हैं और कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट किया कैसे जाता है? एक स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर एक आरो, मतलब यहाँ पे ओ पी, ये एक वेक्टर है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ओ पी स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर एक आरो। ठीक है, ये हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। लिखते हैं इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एरो ओवर इट। और किस तरह से लिख सकते हैं वेक्टर्स को? जैसे कि अपना फोर्स एक वेक्टर है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? तो अल्फाबेट के ऊपर एक आरो डाल के लिख सकते हैं और बोल्ड फेस अल्फाबेट लिख सकते हैं। मतलब अपना फोर्स एक क्या है? वेक्टर है, तो ऐसे लिख सकते हैं, अल्फाबेट एफ के ऊपर आरो और बोल्ड फेस अल्फाबेट ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम वेक्टर्स को लिख सकते हैं। देन वेक्टर जिसको रिप्रेजेंट करता है उसके हिसाब से उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है कौन सा वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? नाम में पता चल रहा है, जो पोजीशन को डिनोट करेगा। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को जब कोई वेक्टर डिफाइन करेगा उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। जैसे कि ये एक प्लेन है, ठीक है,
एक्स वाई, यहाँ पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका पोजीशन कैसे मालूम पड़ेगा? ये ओरिजिन से ये वेक्टर है ओपी वेक्टर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है? इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को, तो इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या है? ओपी। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? वेक्टर व्हिच टेल्स अबाउट द पोजीशन of an object with reference to origin to the origin of an coordinate system। ठीक है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट दो है, इसके रेफरेंस में कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये ओपी है अपना पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये अपना पोजीशन वेक्टर होगा। इसके बाद चलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। देन कम्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो था वो क्या कर रहा था? पोजीशन को डिफाइन कर रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या अपने को दिखाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? एक ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम इंटरवल में अपना पोजीशन कितना और किस दिशा में चेंज करता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो देखिए एक प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू, यहाँ पे एक पॉइंट है पी। तो क्यू पॉइंट पे पहले ऑब्जेक्ट था यहाँ पे t1 टाइम पे। ठीक है, t2 टाइम पे वो p पे पहुंच गया। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर पी क्यू, सॉरी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कितना डिस्प्लेस किया? q से p तक कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? पी क्यू। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? वेक्टर व्हिच tells how much and in which direction an object change its position in गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, ये होगा क्या अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, here comes question number 1. A person goes 10 meter north and then 10 meter east. What is the displacement of the person? ठीक है, एक पर्सन पहले नॉर्थ में जाता है। ठीक है, फिर ईस्ट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे ही है ना अपना डायरेक्शन। तो पहले नॉर्थ में गया फिर ईस्ट में। नॉर्थ में कितना गया? 10 मीटर। ईस्ट में कितना गया? 10 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल यहाँ पे, फाइनल यहाँ पे। ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना आ जाएगा? दोनों का स्क्वायर को ऐड करके रूट ओवर निकालते हैं। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट ओवर कितना आ गया? 10√2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10√2 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 2. A person moves 4 meter forward and climbs 3 meter on a tree. What is the displacement? ठीक है, तो पहले 4 मीटर फॉरवर्ड, उसके बाद क्लाइंब 3 मीटर ऑन ट्री। ये क्या है? 3 मीटर, ये 4 मीटर। तो पूछा क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये है अपना डिस्प्लेसमेंट। ये भी क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया।
तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके उसका रूट ओवर निकालते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर क्या आ गया, 5 आ गया। 16 प्लस 9 का रूट ओवर क्या, 25 का रूट ओवर 5 आ गया। 5 मीटर ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देन इसके बाद कुछ और टर्म के बारे में जानते हैं। तो वेक्टर को पोलर और एक्सियल ऐसे भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पोलर वेक्टर क्या है, जिसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। जैसे एक्सियल वेक्टर क्या है, जो एक रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो एक्सिस होगा रोटेशन का उसके अलोंग एक्ट करता है, ठीक है। तो ये लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सम डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा से। फर्स्ट, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या है, दो वेक्टर कब इक्वल होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा, ठीक है। जैसे कि ये एक वेक्टर है ए, ये बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम दिशा में है। तो इक्वल वेक्टर क्या है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। देन नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या है, मतलब अगर ये एक ए वेक्टर है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इसके साथ सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ठीक है। जैसे कि ये दूसरा है, जैसे कि ये ए वेक्टर है, इसके ऑपोजिट में बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग है, तो ये बी ए का क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट हैविंग एन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। देन कुछ और डेफिनेशन जानते हैं। देन अपना फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर क्या है, वेक्टर जिसका इनिशियल पोजीशन फिक्स्ड हो। द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। इसका एग्जांपल क्या है, पोजीशन वेक्टर, जहाँ पे हम पहला इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। देन फ्री वेक्टर, जब फिक्स्ड वेक्टर क्या है, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो। तो फ्री वेक्टर क्या है, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं हो, ठीक है। देन कोलिनियर वेक्टर, जब दो या फिर उससे ज़्यादा वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं, ठीक है। द वेक्टर्स व्हिच एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस, उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। जैसे कि ए बी या फिर ऐसे, जब थीटा 0 डिग्री, मतलब क्या है, जब कोप्लानर वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो क्या होगा, ऐसे है एक, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों का बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। ऐसे हो या फिर ऐसे, इनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो ये क्या है, पैरेलल वेक्टर। वहीं पे जब थीटा दोनों के बीच में, एंगल दोनों के बीच में क्या हो, 180 डिग्री हो, तो उनको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। ये क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। देन कुछ नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। Here comes कोप्लानर वेक्टर्स। तो कोप्लानर वेक्टर क्या है, जैसे कोलिनियर वेक्टर एक लाइन के अलोंग एक्ट करते थे, ऐसे कोप्लानर वेक्टर एक सेम प्लेन पे जब वेक्टर्स एक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर्स। वेक्टर्स व्हिच एक्ट ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है, जब इनिशियल पॉइंट सेम होगा, सब वेक्टर्स का जब इनिशियल पॉइंट एक ही होगा तो उनको क्या बोलेंगे, वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट क्या है, कोइनिशियल वेक्टर है। कोइनिशियल वेक्टर मतलब क्या है, ये एक इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, तीनों क्या है, कोइनिशियल वेक्टर है। वैसे को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर, को इनिशियल मतलब सेम इनिशियल पॉइंट, को टर्मिनस मतलब कॉमन टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। मतलब ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तीनों का टर्मिनस पॉइंट एक है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, को टर्मिनस वेक्टर। इसके बाद हम जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है। मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ वेक्टर।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अगर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है a इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर, कितना हो गया? ये हो गया 100, ये हो गया 9, 109 का रूट ओवर, ये हो गया क्या? ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब अगर ए वेक्टर अपने को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप दिया हुआ है, तो ए का मॉड और ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के कुछ क्विक क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 आई कैप। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए कैप इक्वल टू ए अपन ए का मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5 आई। 5 आई मतलब इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? इक्वल टू, अगर इसको हम ए वेक्टर कंसीडर करते हैं तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? 5 आई अपन 5 आई का मोड। 5 आई का मोड क्या है? 5। ये आ गया अपना यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो देन 10 जे कैप प्लस 10 के कैप, इसको भी ए कंसीडर करते हैं तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? 10 जे कैप प्लस 10 के कैप अपन इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 10 है तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट ओवर, कितना आ गया? 10√2 आ गया। ये आ गया कितना? 10√2। ठीक है, देन -3 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस 12 आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? -3 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस 12 आई कैप। नीचे क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर कितना आ गया? 144। ऐड करते हैं तीनों को। वन 169 का रूट ओवर कितना आ गया? 169 का रूट ओवर आ गया 13। ठीक है, तो ये आ गया अपना यूनिट वेक्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Then comes question number 4. If a vector is represented by 0.5 i cap minus 0.8 j cap plus 6 k cap, then find value of c. ठीक है, ये 1999 का PIQ है नीट का। तो क्वेश्चन क्या है? यूनिट वेक्टर इससे रिप्रेजेंट होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। यूनिट मतलब क्या? 1। 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर क्या आ गया? इनका रूट ओवर इक्वल टू 1 है। 1 का स्क्वायर क्या है? 1 है, इसलिए 1 लिख लिया। 0.5 का स्क्वायर क्या है? 0.25 प्लस 0.8 क्या? 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, ये दोनों काट करते हैं, कितना आ गया? 0.89। सी क्या आ गया? 0.11 का रूट ओवर, ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो गया अपना यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस। देन हम चलते हैं डायरेक्शन क्वेश्चन के ऊपर। डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है एंगल बनता है क्या? वेक्टर के और तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। मतलब ये अगर y, ये है x, ये है z, ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है x y z। तो यहाँ पे इसको z को इस तरफ ले लेते हैं। ठीक है,
ये आसानी हो समझने में। तो यहाँ पे एक वेक्टर है ए, ठीक है, तो इसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एक्स, वाई एक्सिस के साथ थीटा वाई और जेड एक्सिस के साथ थीटा जेड एंगल बनाया। तो डायरेक्शन कोसाइन इसका क्या होगा? अगर ए वेक्टर को हम लेट एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए उसके जो थीटा एक्स एंगल है उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? कॉस, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, थीटा एक्स इक्वल टू एक्स अपन ए का मॉड। एक्स क्या है? आई क्या कोफिशिएंट, ठीक है, इसको लिख लेता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ आई क्या, ठीक है, एक्स अपन ए का मॉड। एक्स क्या है? एक्स अपन ए का मॉड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। देन वाई एक्सिस के लिए लेते हैं कॉस थीटा वाई, ये क्या आ गया? जे का कोऑर्डिनेट, जे कैप का कोऑर्डिनेट क्या है? वाई अपन वाई, ए का मोड क्या आ गया? वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर वाई क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप, ठीक है, वैसे ही कॉस थीटा जेड, मतलब ये जेड एक्सिस के लिए क्या होगा? के का कोऑर्डिनेट अपन के का कोएफिशिएंट अपन ए का मैग्नीट्यूड, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जेड अपन वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ के क्या। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व के लिए, ठीक है। डायरेक्शन क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 1. What angle does I cap plus J cap makes with एक एक्सिस के लिए डायरेक्शन क्वेश्चन क्या था? cos थीटा एक्स के लिए क्या था? आई क्या कोऑर्डिनेट, आई क्या कोफिशिएंट अपन टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1 है, अपन टोटल का मैग्नीट्यूड क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया? √2। कॉस थीटा एक्स इक्वल 1 अपन √2 है, तो यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा? जो थीटा एक्स एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1 अपन √2 कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एंगल 3i कैप प्लस 4j कैप मेक्स विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे वही कॉस थीटा एक्स क्या आ जाएगा? आई का कोफिशिएंट क्या है? 3 अपन टोटल का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर कितना आ जाएगा? 3/5, ठीक है, तो थीटा एक्स क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 3/5 कितना आ गया? 53 डिग्री, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 3. What angle does I cap plus j cap plus √2 k cap makes with y axis? तो यहाँ पे y axis के लिए निकालना है। cos थीटा y क्या हो जाएगा बताया था? j कैप का कोऑर्डिनेट अपन टोटल का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो j कैप का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 अपन टोटल का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर का रूट ओवर कितना आएगा? 1 अपन ये आएगा 1 + 1 + 2 का रूट ओवर ये कितना आएगा? 2 1 1 2 2 4 आ गया ना, 1/2 कॉस थीटा वाई इक्वल टू 1/2 है, तो एंगल क्या हो जाएगा?
कॉस इनवर्स 1/2 कितना होगा 60 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर ए एक वेक्टर है, ठीक है, ए आई कैप, वेक्टर को कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है, ए आई कैप प्लस बी माइनस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, ये एक वेक्टर है। तो इसके लिए कॉस थीटा एक्स क्या हो जाएगा, आई क्या कोऑर्डिनेट अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है, मैग्नीट्यूड टोटल का। वैसे ही कॉस थीटा वाई क्या हो जाएगा, बी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या गया, ठीक है। देन कॉस थीटा जेड क्या हो जाएगा, सी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर, ये कितना है माइनस बी, ठीक है। तो इन तीनों का स्क्वायर निकालते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ गया ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया कितना बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना आ गया सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कॉस थीटा एक्स जो है इसका ये स्क्वायर हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इक्वल टू कितना आ गया, तीनों को ऐड कर लेते हैं, तीनों में नीचे एलसीएम सेम है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टोटल कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, अगर इसको क्वेश्चन में ऐसे पूछा है, इफ ए वेक्टर मेक्स ए बी सी एंगल विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, then find cos square theta x plus cos square theta y plus cos square theta z, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। अगर वहीं पे cos स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर पूछा हो, तो अगर उसी क्वेश्चन में कॉस की जगह पे अगर साइन स्क्वायर थीटा एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा जेड पूछा हो, तो इसको कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा एक्स क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक्स, साइन स्क्वायर थीटा वाई क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाई। वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा जेड क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जेड, तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा जेड क्या है 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक्स, माइनस कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड। तो तीनों सम कितना आ गया 1, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, आंसर आ गया 2, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, कभी पूछ सकता है। अभी हम जानते हैं जीरो वेक्टर के बारे में। जीरो वेक्टर मतलब क्या, जैसे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, यूनिट मतलब 1, वैसे ही जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 0। जीरो वेक्टर और नॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 0। उसका डायरेक्शन क्या होता है आर्बिटरी, आर्बिटरी मतलब एनी डायरेक्शन, ठीक है, एनी डायरेक्शन मतलब उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। तो जीरो वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी भी वेक्टर को हम जीरो वेक्टर से ऐड करेंगे तो वही वेक्टर आएगा,
अगर किसी वेक्टर या फिर रियल नंबर को जीरो वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है। जीरो वेक्टर के एग्जांपल्स क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो ओरिजिन पे है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब स्टेशनरी है, तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा, जीरो वेक्टर। वैसे अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जीरो वेक्टर खत्म हो गया। तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। इसके बाद हम वेक्टर एडिशन, देन ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर कंपोनेंट्स, इसके बाद दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको मोसोलिनियन प्लेन चैप्टर का क्वेश्चन करना है तो सामने आपके स्क्रीन के ऊपर अपना मोसोलिनियन प्लेन का क्वेश्चन है नीट के लिए, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।